अंत में शहर में लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लाईओवर में से एक शिल्पा लेआउट से कच्चीबौली जंक्शन के पास आउटर रिंग रोड तक 4 लेन द्विदिशात्मक फ्लाईओवर नवंबर तक उद्घाटन के लिए तैयार है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी के अधिकारियों ने कहा है कि फ्लाईओवर पर लगभग 95% काम पूरा हो गया है, जिसे बनाने में काफी समय लगा है और शेष हिस्सा भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि हाल ही में हुई तेज बारिश के कारण कुछ काम पूरे नहीं हो सके। जैसा कि हम सितंबर के दौरान तेज बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, हम नवंबर तक शेष काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर 823 मीटर लंबा और 16.7 मीटर चौड़ा है। एक बार यातायात के लिए खुला फ्लाईओवर शिल्पा लेआउट से ORR तक यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करेगा। शिल्पा लेआउट रोड पर 2020 में पीक आवर ट्रैफिक 1464 पैसेंजर कार यूनिट्स PCU प्रति घंटा था और 2040 में अनुमानित पीक ओवर ट्रैफिक 5194 PCU प्रति घंटा है। फ्लाईओवर को जीएचएमसी द्वारा पहले से ही एक इंजीनियरिंग उपलब्धि करारा दिया गया है। इस सुविधा के साथ साथ कोंडापुर की और 6 लाइन के द्विदिश फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस परियोजना की नींव निर्माणाधीन है और फ्लाईओवर 816 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा होगा। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा है, इस 6 लाइन के द्विदिशा फ्लाईओवर के पूरा होने की संभावित तारीख दिसंबर 2023 है। शहर के बाहरी इलाके मेलारदेवपल्ली में शनिवार की रात को 2 युवकों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनमें से एक की मौत हो गई। यह घटना शास्त्रीपुरम इलाके में हुई, जब मोहम्मद शाबदर और इजराइल के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों ने पिछली दुश्मनी को लेकर एक दूसरे पर हमला किया। टाइम पे एक ओवैसी के ऊपर एक मर्डर हुआ, इसमें शाबदर इजराइल नबी बोल के ये लोग आजू बाजू में रहने वाले हैं। इससे पहले 7 साल के पहले इन्हों सफदर यहाँ से घर खाली करके जहनुमा एरिया को गया। जहनुमा में रह के आज शाम में 5 बजे को उन्होंने यहाँ ओवैसी हिल्स को इजराइल घर करने आके पी के आके उनका माँ से लड़ाई करके एक ब्लेड ले लेके छोटा ब्लेड ले लेके उनका माँ को एक उंगली काटे तो उनका बेटा लोग दोनों घर में था। उन्होंने देख के आके मेरा माँ को मार रहे बोल के गुस्से में उन लोग आके इनसे लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद उन्होंने अंदर जाके ये तरकारी काटे सो नाइफ रहता ना किचन में, वो ले लेके आके दोनों ये सफदर को मारे तो सफदर सीवियर इंजरीज हो गए उनको। ये आजू बाजू वाला देख के वो सफदर को उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ ट्रीटमेंट हो गए। होने के टाइम पे उन्होंने मर गया। वो केस रजिस्टर करके कार्रवाई शुरू किया। हमारा ऑफिसर हम लोग पूरा यहीं का क्या है एविडेंसेस वो एविडेंसेस पूरा कलेक्ट कर रहे क्या है, वो केस रजिस्टर करके रिलेशन नहीं है। वो सफदर भी लारी में क्लीनर करते, वो नबी भी लारी में क्लीनर कर रहे। आजू बाजू में रहने से वाला है। सफदर नबी के घर को आए, ये सफदर नबी के घर को आके ये लड़ाई शुरू हो गया। नबी के मदर को मारे। यस, तो नबी जो है ठीक है, थैंक यू सर। ये सफदर के कुछ प्रीवियस केसेस है क्या? नहीं, सफदर और इजराइल भी बाइक केसों में, चोरी का केसों में जेल को जाके आए। सो दोनों भी अलग अलग केस में जाके आया, एक ही केस में नहीं गया। वो पूरा क्या है इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन में पूरा मालूम वेरीफाई हो गया। नहीं, अक्यूज्ड को नहीं बोल के मालूम है, अक्यूज्ड नहीं है हमारे पास, वो भाग गया। हैदराबाद उन 13 शहरों में से एक है जहां पहले चरण में 12 अक्टूबर तक
5G सेवाएं शुरू की जाएगी। पहले ही ऑपरेटर 5G तैयारियों में व्यस्त है। दूरसंचार विभाग ने पिछले राइट ऑफ में नियमों में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। नए नियमों को भारतीय टेलीग्राम राइट ऑफ संशोधन नियम 2022 कहा जाता है और यह पहले के भारतीय टेलीग्राफी राइट ऑफ वे नियम 2016 को प्रतिस्थापित करता है। 5वीं पीढ़ी का वायरलेस 5G नवीनतम सेलुलर तकनीक है। यह वायरलेस नेटवर्क की गति और प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा। विलंबता नेटवर्क में उपयोगताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली देरी कम होगी। यदि विलंबता अधिक है तो नेटवर्क कम प्रतिक्रियाशील और धीमा होगा। अधिक उपलब्ध बैंडविड्थ और उन्नत एंटीना तकनीक के कारण वायरलेस सिस्टम पर प्रसारित डेटा की मात्रा में तेज वृद्धि होगी। 5G से नए एप्लीकेशन उपयोग और व्यावसायिक मामले उत्पन्न होने की उम्मीद है। So I think there's been a lot of learning for us clearly in this last 1 year from a management perspective, from collaboration perspective, from the way we worked perspective, of course. From a management perspective, working with the London team with their time zone, all these products currently are designed in Sweden. Teenage Ranger is based in Sweden. And we were working seamlessly with each other in terms of launch of the products, marketing, meeting for the first time, never met, building marketing plans together. And there's a lot of excitement there actually. And we, of course, crack a lot of jokes about nothing, our name such, but it's been a fantastic thing as well. And we take with the right spirit. But we know exactly what our long-term vision is. That was one. Second was, of course, the trust that we built within the team. Everybody was so focused. We know we had very little time to launch our product, and everybody was so focused on delivering the results. I think that was something which we were extremely, happy about and how we delivered it. I think third thing was about people. People are. तेलुगु अभिनेता नितिन कुमार रेड्डी ने शनिवार को हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भीष्म स्टार के साथ अपनी मुलाकात की। कुछ झलकियां ट्वीट की। उन्होंने लिखा, आज तेलंगाना में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता एक्टर नितिन से मिलकर खुशी हुई है। हमारे बीच एक सुखद बातचीत हुई जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे शामिल थे। उन्होंने मुझे अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताया, जिसके लिए मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में दोनों को गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ अभिवादन करते देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रंग दे स्टार को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। दूसरी तस्वीर में नितिन ने भगवान तिरुपति बालाजी की एक मूर्ति भेंट की। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ नितिन के नाम से मशहूर नितिन कुमार रेड्डी तेलंगाना के निजामाबाद जिले के रहने वाले हैं। नितिन के प्रदर्शन ने उन्हें एक फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 नामांकन तेलुगु अर्जित किए। नितिन ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम से की थी। नितिन को तेलुगु फिल्म उद्योग में अब 20 साल हो गए हैं। जयम स्टार ने तब से दिल, श्री आंजनेयम, साई इश्क, हार्ट अटैक, भीष्मा और रंग दे सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। So now Hyderabad is actually even the hub for Tamil films also? No, sir. No, Telugu. The small. Lord Venkateshwar. एचजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आरोप लगाया है कि तेलंगाना राज्य में टीआरएस पार्टी के शासन में अंधेरा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना सीएम केसीआर के लिए एटीएम बन गया है। नड्डा ने हनमकोंडा के आर्ट्स कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर का भ्रष्टाचार दिल्ली तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसे 40,000 करोड़ के अनुमान के साथ शुरू किया गया था, बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर राज्य के नए निजाम मीर उस्मान अली खान में बदल गए हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नड्डा ने तेलुगु में अपना भाषण शुरू किया।
उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के तीसरे चरण के समापन समारोह में शामिल होकर खुशी हो रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि प्राचीन इमारतों को उनके पूर्व गौरव में वापस लाया जाएगा। उन्होंने बंसीलाल पेट में प्राचीन बावड़ी पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि नगर मंत्री केटीआर की पहल से प्राचीन भवनों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि हमारी विरासत की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ MAUD के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, अधिकारी व अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को तेलंगाना के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान हैदराबाद में पूर्व क्रिकेटर मिताली राज से बातचीत की। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि बैठक पार्टी के आउटरीच प्रयास का हिस्सा है। पूर्व क्रिकेटर M राज के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। माननीय PM श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को जो उत्साह मिल रहा है उसके बारे में उनकी सराहना को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नड्डा ने ट्वीट किया। उन्होंने माननीय मोदी जी द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत समर्थन और मार्गदर्शन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार की पदयात्रा के तीसरे चरण के समापन के अवसर पर वरंगल में एक जनसभा से पहले हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाली मिताली राज से बातचीत की। तेलंगाना राज्य के लगभग 6 लाख युवाओं के मतदाता सूची में नामांकन के लिए अग्रिम रूप से आवेदन करने की संभावना है, क्योंकि उन्हें वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के मानदंड को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ECI ने हाल ही में मतदाता के रूप में नामांकन करने के लिए 17 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को अग्रिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी है। अब युवा मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए हर साल 1 जनवरी को जगह 9 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। ECI ने मतदाताओं के नामांकन की योग्यता तिथि क्रमशः 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की है। मतदाता सूची को हर तिमाही में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवा उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकरण करा सकते हैं जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की योग्यता प्राप्त की है। इस संदर्भ में ECI ने युवाओं के बीच इस उन्नत नामांकन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा है कि हर साल लगभग 2 लाख नए मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लगभग 6 लाख नए मतदाताओं के मतदाता सूची में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के लिए उन्नत नामांकन की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि हर तिमाही में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित किया जाएगा और वे बाद के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में विकास राज ने कहा है कि युवा अपने मूल स्थानों पर वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वे ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो बूथ स्तर का अधिकारी BLO विवरण के बारे में पूछताछ करेगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की जा रही नीतियां जैसे राइतु बंधु, राइतु बीमा, 24x7 कृषि को मुफ्त बिजली की जांच करने के लिए 25 राज्यों के लगभग 100 किसान शुक्रवार को यहां पहुंचे। उन्होंने इन योजनाओं को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को राइतु बंधु कहा और कहा है कि वे इन योजनाओं को दोहराने के लिए अपनी अपनी सरकारों से मांग करेंगे। मीडिया से बात करते हुए किसान संघ के नेताओं ने कहा है कि तेलंगाना के किसान एक लाभदायक पेशे के रूप में खेती की गतिविधि कर रहे हैं और वे अनुभव से सीखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 रुपए प्रति एकड़ राइतु बंधु सहायता और किसान परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज देना क्रांतिकारी था। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO द्वारा जारी एक मीडिया बयान में कहा गया है कि तेलंगाना कृषि क्षेत्र को पहले आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य में घाटे में चल रहे पेशे के रूप में माना जाता था, लेकिन अब चंद्रशेखर राव के तहत कम समय में एक लाभदायक पेशे के रूप में उभरा है। इस संदर्भ में तेलंगाना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दोहराने की मांग अन्य राज्यों में बढ़ रही थी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुनिया भर के किसान समुदाय तेलंगाना राज्य की ओर देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि राइतु बंधु और राइतु बीमा सहित नीतियां जो किसान परिवारों को प्रदान करती है, उन्हें 24 घंटे की गुणवत्ता वाली मुफ्त बिजली और 2 फसलों के लिए प्रचुर मात्रा में सिंचाई पानी का आश्वासन दिया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नगर सेवक उन्हें हैदराबाद के बोडुपल में खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए परेशान कर रहे हैं। जागृति कॉलोनी के सर्वे नंबर 85 में रखी
6 एकड़ जमीन को 80 फ्लैट के रूप में बेचने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे बाजार भाव से कम मांग रहे हैं। पीड़ितों ने कहा है कि वे अपने अनुयायियों के साथ उन्हें अपने घर में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि स्थानीय थाने और सरकारी कार्यालयों में इस मामले की शिकायत करने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर सेवक अपने अनुयायियों से अपनी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों में कोरोना का फैलाव कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 18,571 सैंपल की जांच की गई और 255 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हैदराबाद में 95, रंगारेड्डी जिले में 23 और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 79 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अन्य 509 परिणाम घोषित किए जाने बाकी है। वहीं 357 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत की सूचना नहीं मिली। तेलंगाना में अब तक 8,33,776 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,27,511 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 2,154 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।